मैं उमेश यादव सर आपका राजधानी एजुकेशन में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं चला रहा हूं रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जो आपके आने वाले रेलवे एग्जाम या अदर जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम में लाभ पहुंचाएगा। अभी चल रहा है फिजिक्स। अगर आप पिछले पार्ट को नहीं देखे हैं तो पिछले पार्ट को देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो 350 क्वेश्चन हो चुका है पहले। ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका 351 से। तो चलिए देखते हैं। कार्य करने में सक्षम वस्तु में होता है तो क्या होता है? कार्य करने में सक्षम वस्तु में, तो कार्य करने में सक्षम वस्तु में ऊर्जा होती है। ऊर्जा होना चाहिए तभी कार्य हो पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन नंबर सही है बी, ऊर्जा। ठीक, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन को घुमा सकता है क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है? तो पहले क्या होता है कि देखिए, पानी जो होगा सो एक बांध पे संग्रहित किया जाएगा, कुछ ऊंचाई पर होगा ही। तो ऊंचाई पर होगा तो इसका मतलब क्या होगा? इस पानी में कौन सा ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा। फिर यहाँ से एक पाइप से निकाला जाएगा पानी को, पाइप से पानी को निकाला जाएगा और जाएगा और टकराएगा किस पे? टरबाइन पे, और टरबाइन को ये घुमाएगा। तो कैसे घुमाएगा? क्योंकि बहने वाले पानी में क्या था? गतिज ऊर्जा था, और ये गतिज ऊर्जा इसमें टरबाइन में आ जाता है। उसके बाद टरबाइन घूमने लगेगा। ठीक है, तो टरबाइन में भी गतिज ऊर्जा होगा और फाइनली ये टरबाइन से हमको मिलेगा क्या? विद्युत ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, तो टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित होता है गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। स्थितिज ऊर्जा किस में होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा ये जमा हुआ पानी में, जो डैम में पानी बंधा रहता है ना, बांध में जो पानी होता है उसमें कौन सा होता है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और रासायनिक ऊर्जा का यहाँ बात ही नहीं है। बैटरी में जो इस सब में होता है वो रासायनिक ऊर्जा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक, जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने संपीड़ित कर दिया, मतलब इसको दबा दिया गया है, कंप्रेस कर दिया गया है। तो कंप्रेस कर दिया गया है तो इसमें निहित ऊर्जा जो होगा सो स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। उठाए हुए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये जमीन है, जमीन से किसी हथौड़ा को उठा के ऊपर रखा गया है, किसी हथौड़ा को ऊपर उठा के ऊपर रखा गया है, तो इसमें कुछ ऊंचाई है जी, बिल्कुल ऊंचाई है। इसको एच ऊंचाई मान ली है, इसका कुछ द्रव्यमान भी होगा और जी का मान भी होगा, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगा उठाए हुए हथौड़े में। ठीक है, तो दूसरा नंबर भी बिल्कुल सही है। बांध के जल में गतिज ऊर्जा होता है। अरे बांध के जल अगर स्थिर होगा तो उसमें गति तो आया नहीं। गतिज ऊर्जा उसी में होता है जो वस्तु गति में हो, उसी में गतिज ऊर्जा होता है। तो बांध का जल कैसा होता है? स्थिर होता है, तो इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगा, तो बिल्कुल गलत है ये। और गतिशील कार्य में गतिज ऊर्जा होता है, तो बिल्कुल सही है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसमें कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? सी नंबर। तो सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एक वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है, वह 6 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितना है? तो गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला लिखिए। अब इस फार्मूला का आप रट ही लीजिए, वही बेटर होगा। गतिज ऊर्जा बराबर कितना हो जाएगा? हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ हो गया। द्रव्यमान कितना है? 20 किलो, और वी का वैल्यू कितना है? 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कटेगा ये कितना बार में? 10 बार में, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। नीचे देखिए अब 10 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 को अगर हम 10 से गुणा करेंगे 360 जूल हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो फार्मूला का याद रखिए, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? एम जी एच। ठीक है, दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, ये हम लोग बोल नहीं सकते। ठीक है, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। आप ऑप्शंस को पहले चारों देख लीजिए, जो सबसे सटीक ऑप्शन होगा उसी को मारना है। उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दो वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी नहीं बोला जा सकता कि उच्च ऊर्जा का उपयोग किया गया है या निम्न ऊर्जा का उपयोग किया गया है। दोनों वाहन आंतरिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। और दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। अगर दोनों वाहन चल रहा है तो दोनों में कौन सा हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 356 नंबर क्वेश्चन। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो अगर ऊंचाई पर है तो स्थिति के कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा। फार्मूला क्या होता है इसका? फार्मूला होता है एम जी एच। ठीक है, फार्मूला क्या आता है? एम जी एच। ध्यान में रखिए फार्मूला को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अधिक कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? भाई अगर गुब्बारा यहाँ है पहले, ठीक है, गुब्बारा पहले यहाँ, ठीक, गुब्बारा पहले मान लीजिए कि यहाँ, तो यहाँ अगर गुब्बारा है जमीन से कुछ ऊंचाई पर, एच ऊंचाई पर, ठीक, अगर ये गुब्बारा को छोड़ा गया है कुछ देर के बाद इतना ऊंचाई पर हो जाता है,
कुछ देर के बाद इसका क्या हो रहा है, ऊंचाई बढ़ रहा है, ऊंचाई जो है सो इसका बढ़ गया और H2 हो गया, H1 से ऊंचाई बढ़ के H2 हो गया। तो जैसे जैसे ऊंचाई इसका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ती जाएगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा हमारा डिपेंड किस पे करता है, M पर, G पर, तो H पर। ठीक है, तो M द्रव्यमान इसका चेंज नहीं होगा, G का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, तो चेंज क्या होगा, H चेंज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी सही होगा, कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता जाएगा उस गुब्बारा का वैसे वैसे इसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ता जाएगा। समझे, क्यों, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा डिपेंड करता है ऊंचाई पे, हाइट पे। यदि एक साइकिल की गति दोगुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना। आपको सीधा हम ऑप्शन इसका आंसर बताते हैं कैसे निकाला जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। शुरू में गतिज ऊर्जा मानते हैं कि V1 है और काइनेटिक एनर्जी जो आएगा वेग जो है कितना है, V1 है, और गतिज ऊर्जा कितना है, KE1 है, बोले तो 1 मान ली, काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 हो गया, 1/2 m V2 स्क्वायर। और V2 कितना है, बोला कि जितना भी पहले गतिज ऊर्जा गति था उस साइकिल का उसके दोगुनी कर दी गई, यानी पहले कितना माने थे हम, V1 माने थे, अब जो है सो V2 हो गया, और V2 का वैल्यू पहले जितना था, पहले कितना था, V1 था, V1 का 2 गुना हो गया, तो V1 का 2 गुना कर दीजिए, हो जाएगा 1/2 m, और V2 की जगह कितना आ जाएगा, 2V1 का स्क्वायर। ठीक है, 2V1 का स्क्वायर। अब यहाँ से 1/2 m, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और V1 स्क्वायर, और गुना हो जाएगा 4, 1/2 V1 स्क्वायर, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पहला है, काइनेटिक एनर्जी पहला गुने 4। ठीक है, तो ये 4 गुना हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को कुछ मत कीजिए, अगर बोलेगा गति को दोगुनी कर दी गई है या तो इसका वेग को दोगुनी कर दी गई है तो कुछ नहीं करना। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है क्या है, mv स्क्वायर। ठीक, यहाँ v के जगह 2 रख दीजिए, v के जगह हम 2 रख देंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो उतना ही मार देना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड एक समान वेग से हस्तांतरित किया जा रहा है, तो वस्तु का गतिशील ऊर्जा कितना होगा। यहाँ भी फिर वही पूछा है कि गतिज ऊर्जा कितना होगा, यहाँ भी क्या पूछा है कि गतिज ऊर्जा कितना होगा, गतिज ऊर्जा कितना होगा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले, आप कितना आता है, हाफ mv स्क्वायर। चलिए ये हाफ हो गया, m का वैल्यू कितना है, अब देखिए इसको ध्यान से देखते जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए एग्जाम में। तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, तो 15 को अगर हम 100 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 1500। और गतिज ऊर्जा का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, माइनस में कभी नहीं आएगा, गतिज ऊर्जा माइनस में कभी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये 1/2, ये माइनस होने का सवाल नहीं है, ये तो फार्मूला में है, द्रव्यमान कभी माइनस में नहीं होता है, और अगर वेग कभी माइनस में है तो उसका स्क्वायर फिर प्लस में हो जाएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो सीधा कट जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड से एक समान वेग से घूम रही है, तो वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा कितना होगा। फिर से वही क्वेश्चन, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो आ गया हाफ, m का वैल्यू कितना है 30, और v का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे 15 बार में कट जाएगा, ये आ गया 15, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 15 को 25 से गुना किया आ जाएगा 375 जूल। ठीक है, अब जे लिखा होगा या तो फिर जूल लिखा होगा। इस क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप गतिज ऊर्जा का यूनिट जानते हैं तो। न्यूटन में आएगा क्या गतिज ऊर्जा, बिल्कुल नहीं आएगा। मीटर, किलोमीटर पर सेकंड, ये सब बिल्कुल नहीं आएगा। पास्कल, ये तो दाब का होता है, तो जूल बचता है। डायरेक्ट आंसर मारिए बिना कैलकुलेट किए हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक वस्तु 20 kg द्रव्यमान में और 10 न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी ये किसका यूनिट है, ये जी का है ना, क्योंकि भार बराबर क्या होता है, एम जी, भार का क्या होता है न्यूटन। एम का अगर हमको निकालना है, एम का हो जाएगा केजी, और जी का अगर हम निकालना चाह रहे हैं कि यूनिट क्या होगा, तो जी का यूनिट क्या हो जाएगा, जी का यूनिट हो जाएगा हमारा न्यूटन केजी पर पावर -1। ठीक है, न्यूटन केजी पर पावर -1, तो ये जी का यूनिट है। गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लिखिए सबसे पहले आप, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है mgh। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है, 400 जूल, सॉरी mgh ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 400 जूल दे रखा है, स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू कितना दे रखा है 400 जूल, m का वैल्यू कितना, द्रव्यमान कितना है 20 kg, और g का वैल्यू अब 10 ले लीजिए। ठीक है, h हो गया 1 0 1 0, तो यहाँ से 2 0 कट जाएगा, और 2 से ये 2 बार में कट जाएगा,
तो यहाँ आ गया 2 मीटर हमारा h का वैल्यू, ऊंचाई कितना हो गया 2 मीटर। डी नंबर ऑप्शन सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला बार बार यूज किया जा रहा है, तब ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा निश्चित रूप से। बोला कि 15 kg के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। फिर से वही सेम फार्मूला लगाना है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है mgh। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा तो इसमें दिया नहीं है, वो निकालना है हमको। तो कितना आ जाएगा ये स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, मास है 15 kg, 15 जी का वैल्यू 10 ले लीजिए और ऊंचाई कितना है 10 मीटर का। तो अगर 15 को हम इधर 10 गुने 10 100 हो जाएगा, तो 1500 आ जाएगा ये 1500 जूल। ठीक है, और पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव नहीं मारना है आपको। इससे ऊर्जा जो होगा सो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाले 2 kg द्रव्यमान की बॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, डाटा को चेंज किया गया। तो अब सारे क्वेश्चंस को बनाइए। 1/2 हो गया। m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू कितना है 2 kg और v कितना है 30। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2 से 2 कट गया। अच्छा, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। अच्छा, इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं था। अगर आपको गतिज ऊर्जा का यूनिट पता है, इकाई क्या होता है जूल होता है ना, कार्य या तो किसी भी ऊर्जा का जूल ही होता है। तो जूल देखिए कौन सा ऑप्शन में 900 पास्कल ये नहीं होता है, ये दाब का होता है। वाट जो शक्ति का होता है 900 न्यूटन ये बल का होता है। तो जूल जो बचा कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन डायरेक्ट सही होगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर बेसिक नॉलेज थोड़ा सा है कि किसका यूनिट क्या होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 364। यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दोगुना हो जाता है, यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट v की जगह बैठाइए, उसका जो वैल्यू आएगा उतना ही हो जाएगा। या तो फिर निकालिए, पहले गतिज ऊर्जा मानते हैं कि ke1 था। ठीक है, ke1 बोले तो काइनेटिक एनर्जी 1, और उस समय उसका फार्मूला क्या आ जाएगा 1/2, मास तो चेंज नहीं होगा और वेग इसका v1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जब वेग को बढ़ा दिया गया है तो उसका गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगा, और इसको हम मान लेते हैं कि 1/2, मास तो उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, और वेग जो है सो v2 हो गया, और v2 का स्क्वायर आ जाएगा फार्मूला के अनुसार से। बोलता क्या है कि पहले जितना वेग था अब उसका वेग दुगुना हो गया। तो पहले वेग था v1, अब उसका दुगुना हो गया, तो v2 कितना हो जाएगा 2 गुने v1। अब इसको फार्मूला में पुटअप कीजिए, तो आ जाएगा 1/2 m, v2 की जगह कितना आ जाएगा 2v1 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/2 m, और 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, तो इसको 4 आगे लिख लीजिए। ठीक, और v1 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये क्या है हमारा काइनेटिक एनर्जी पहले वाला, तो हो जाएगा 4 गुने काइनेटिक एनर्जी पहले वाला, यानी कि पहला ke1। ठीक है, गतिज ऊर्जा जो पहले का था उससे 4 गुना होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगर गतिज ऊर्जा को ही बढ़ाया गया है, अगर बोला जाए कि 2 गुना कर दिया गया, तो v की जगह 2 रख दीजिए सिर्फ, देखिए उसका वैल्यू कितना आता है। ठीक है, v की जगह क्या करना है कि अगर बोला जाए, सिर्फ बोला जाए, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ बोला जाए कि वेग जितना से चल रहा था पहले उससे 2 गुना कर दिया गया, तो v की जगह 2 रख दीजिए, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 ही 4 गुना हो जाएगा उसका आंसर। अगर मान लीजिए कि 3 गुना कर दिया गया, पहले जितना चल रहा था उससे 3 गुना बढ़ा दिया गया, या 3 गुना कर दिया गया। ठीक है, 3 गुना कर दिया गया, तो 3 को रखिए v की जगह, उसका स्क्वायर कीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगा। बात समझे, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंडीशंस ये होना चाहिए कि इसके द्रव्यमान में चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसके वेग में चेंज होना चाहिए। वेग या तो 2 गुना हो जाए, या 3 गुना हो जाए, या 4 गुना हो जाए। वैसे कंडीशंस में जितना गुना बोला है क्वेश्चंस में, v की जगह उतना ही रख दीजिए। अगर 2 गुना बोला है तो v की जगह 2 रख दीजिए, देखिए उसका स्क्वायर करने के बाद कितना आता है। अगर बोला कि वेग 3 गुना कर दिया गया, तो 3 को रख दीजिए v की जगह, और उसका स्क्वायर कीजिए, देखिए कितना आता है। तो 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आता है, तो काइनेटिक एनर्जी 9 गुना हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अनुसार से बोला है 2 गुना, तो 2 को रख देते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो आपका आंसर 4 गुना हो जाएगा। वही आपका आंसर होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अब एकदम देखते जाइए, आपको बिल्कुल फायदा करेगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 kg है तथा वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड है, ये पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा। तो नीचे लिखते हैं, देखिए आप ध्यान से, गतिज ऊर्जा बराबर कितना हो जाता है 1/2 mv स्क्वायर। कितना आ जाएगा 1/2, m का वैल्यू कितना है 30, और v का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा।
यहाँ से कटेगा ये 15 बार में। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये लगता है कि 4-5 बार रिपीट हो चुका है सेम क्वेश्चन। 15 को 25 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा 375। और 375 इसका यूनिट क्या होता है? अब यूनिट से इस क्वेश्चन को बन जाता, इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं था। क्या पास्कल होता है? पास्कल तो दाब का होता है, ये तो होगा नहीं। न्यूटन बल का होता है, ये तो होगा नहीं। वाट जो है सो शक्ति का होता है, ये नहीं होगा। जूल होता है, तो बिल्कुल यही आंसर होगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखिए कि 12 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु जब एक नियत इस ऊंचाई पर स्थित है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी है? जी का वैल्यू इतना लेना है, 10 लेना है। तो यहाँ से कुछ ऊंचाई पर रखा गया है किसी वस्तु को, ये हमारा क्या है? वस्तु है। मान लेते हैं कि इसको h ऊंचाई पर रखा गया है, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आएगा? तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? mgh। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना है? इसका वैल्यू दिया हुआ है स्थितिज ऊर्जा का 600 जूल। ठीक, और उसके बाद राइट साइड क्या आ जाएगा? mgh। m का वैल्यू लेफ्ट साइड तो 600 रहेगा, राइट साइड m का वैल्यू 12 kg, g का वैल्यू 10 ले लीजिए, और h हमको निकालना है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 से ये 60 5 बार में कट जाएगा, तो h का वैल्यू कितना हो गया? 5 मीटर हो गया h का वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर देखिए आप कौन सा है इसमें। ठीक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसमें नहीं होगा, तो ये सब ऑप्शन तो ऐसे भी कट जाता, माइनस में नहीं आएगा, बिल्कुल सी आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गति के साथ बढ़ती है? कि अगर हम गति को बढ़ाएं तो कौन सी चीज़ है इसमें? तो गति के साथ बढ़ने वाला एक ही चीज़ है हमारे पास, फार्मूला जो आता है गतिज ऊर्जा का, क्या होता है? बताइए दोस्तों क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है क्या होता है? हाफ mv²। तो इसमें आ गया गति, वेग, तो गति के साथ बढ़ने वाला एक ही चीज़ है, कौन सा? गतिज ऊर्जा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या समान है? एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। ठीक, क्यों? क्योंकि उसमें गति है। दूसरा में किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, इसमें भी गति आ गया, तो इसमें भी कैसा होगा? गति के कारण जो ऊर्जा आएगा कौन सा ऊर्जा होता है? गतिज ऊर्जा। पहले में भी गति है तो उसमें भी गतिज ऊर्जा होगा। तेज से चलती हुई, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तेज से चलती हुई हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा जाता है, ठीक है, या पहुंचा सकती है, तो इसमें भी कौन सी ऊर्जा होगा? गति के कारण जो ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा। और हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है, तो इसमें भी गतिज ऊर्जा आएगा। तो चारों में कौन सा समान है? गतिज ऊर्जा, सभी में गतिज ऊर्जा होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि 3m द्रव्यमान की, 3 मीटर नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको, 3m द्रव्यमान की एक वस्तु को भूस्तर से h ऊंचाई तक उठाया गया, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की है। तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है भाई? ये पहले हमको बताइए, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh हम लोग लिखते हैं, लेकिन m क्या है? द्रव्यमान, g और ऊंचाई। ठीक है, द्रव्यमान कितना दिया हुआ इसमें? 3m, और g तो वही रहेगा, ऊंचाई कितना बोला? h। 3mgh इसका आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर आती है, तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? आप एक चीज बताइए हमको, गतिज ऊर्जा क्या होगी? एक चीज बताइए। अब सीधा सीधे ये समझिए, एक्सप्रेशन से आप तो निकाल सकते हैं, लेकिन सीधा सीधे ये समझिए कि जब बंदूक से गोली चलाया जाता है तो बंदूक पीछे की ओर धक्का मारती है, और बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होती है। एक तो ये समझ सकते हैं कि गोली का जो वेग होता है सो अधिक होता है बंदूक के तुलना में। ठीक, अच्छा, मोमेंटम दोनों का बराबर होगा। अलग बात है कि दिशा अपोजिट होता है, लेकिन मोमेंटम बराबर होगा, दोनों का संवेग बराबर होगा। ठीक है, तब या तो आप काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा और संवेग के रिलेशन से निकाल सकते हैं। ठीक, संवेग और गतिज ऊर्जा का जो रिलेशन है वहां से निकाल सकते हैं। तो ये बोलिए कि भाई बंदूक जो है सो आगे की तरफ, बंदूक से निकली हुई गोली जो है सो आगे की तरफ बढ़ेगा काफ़ी तेज़ी से, तो पीछे की तरफ आएगा कौन सा? बंदूक। तो बंदूक की गतिज ऊर्जा जो होगा सो गोली से कम होगा। आप ऐसे नहीं बता सकते हैं, बट इसका फार्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा भी कम होगा बंदूक का, और उसका वेग भी कम होगा बंदूक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया। यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम है और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है और जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मोबाइल फ़ोन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? लिखिए फार्मूला स्थितिज ऊर्जा का। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर कितना आता है? mgh। m क्या है? द्रव्यमान है मोबाइल का, कितना है? 0.5 kg। 10 जी का मान 10 ले लीजिए और ऊंचाई कितना है? 100 मीटर। यहाँ से जैसे हम पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 आएगा और 10 से 10 कट जाएगा और 5 को जब 100 से गुना किया जाएगा तो आ जाएगा 500। 500 जूल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 372। 11 kg की एक वस्तु को जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? तो जब ऊंचाई पर हो कोई वस्तु अगर ऊंचाई पर रखा हुआ है तो उसमें कौन सा ऊर्जा आएगा? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला यहाँ भी लिखिए। अब इसको लिखते जाइए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू mgh। द्रव्यमान कितना है? 11 kg। जी का मान 9.8 दिया हुआ है तो आपको यही लेना पड़ेगा और एच का वैल्यू कितना है? 8। तो यहाँ से अगर हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 5 बार में और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 बार में। अब 4 से गुना कर लीजिए सबको तो ये 44 आ जाएगा। 11 से 4 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44 और ये हो जाएगा 98/5। आप इसको गुना करने जानते हैं ना? अगर गुना करने नहीं जानते हैं 2 डिजिट के नंबर को तो आप पीछे वाला वीडियो को देखिए, आपको शॉर्ट ट्रिक बताएगा, देख लीजिए, 1 मिनट समझ सकते हैं। 8 को 4 से करेंगे तो 32 हो जाएगा, बचेगा कैरी 3। अब इसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई करना, 8 से 32 और 9 से 36। 32 और 36 कितना हो जाएगा? 70। 70 और 3 73। ठीक है, बचेगा 7। उसके बाद इधर से गुना करना, 9 से 36। 36 और 7 कितना हो जाएगा? 36 और 7 40 और 3 43 हो जाएगा। ठीक है, यह आ गया आपका 43 32 डिवाइड बाई 5। 5 से भागा दीजिए तो 8 बार में लगेगा। फिर आ जाएगा ये 33। 33 को कितना बार में लग जाएगा? 6 बार में। 33 यानी कि 30 कटेगा, 33 से कटेगा, 30 तक कट जाएगा, बचेगा 3 और 2। फिर से कितना हो जाएगा? ये 32। तो कितना बार में लगेगा? 6 बार में। ठीक है, अब देखिए इसमें कैलकुलेशंस में कुछ गड़बड़ हो सकता है। ये आपका आ जाएगा 862.4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप इसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन देखिएगा थोड़ा। नेक्स्ट को 15 kg की एक वस्तु को जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? तो ऊंचाई पर अगर होगा तो कौन सा ऊर्जा आएगा इसमें? स्थितिज ऊर्जा। उसका फार्मूला क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या आता है? तो स्थितिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर कितना आ जाएगा? mgh। m का वैल्यू 15, g का वैल्यू 9.8 और h का वैल्यू 5 है। तो यहाँ से अगर हम हटाएंगे पॉइंट को तो नीचे 10 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा और 98 को 2 से काटेंगे 49 बार में कट जाएगा। तो ये कितना आ गया? 15 गुने 49। ठीक है, 9 को 5 से करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, लेकिन 2 में यूनिट डिजिट 5 ये नहीं हो पाएगा और ये नहीं हो पाएगा। निकालते हैं इसका, देखते हैं। 49 को 15 से गुना करना है, 9 बचे 45, 5 बचेगा 4, 5 20 हो गया, 20 और 9 29, 29 और 4 कितना हो गया? 33, 33 का 3 बचेगा 3 और यहाँ से अगर 1 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 और 3 7, 735 जूल। अगर ये मेथड आपको 2 डिजिट का गुना करने नहीं आता है तो आप पिछले वीडियो को देखिए, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, 335 जूल, सॉरी 735 जूल। अच्छा, ऑप्शन दोनों में एक ही दिया है, दोनों करेक्ट है, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा का गणना करें। तो ऊंचाई पर है तो कौन सा ऊर्जा आएगा? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ऊंचाई पर है तो कौन सा ऊर्जा आएगा? स्थितिज ऊर्जा, mgh हो जाएगा। ये तो आसान है ना याद करना, mgh mdh। ठीक है, 10 kg हो गया, g का वैल्यू कितना लेना है? 9.1 9.8 और h का वैल्यू कितना है? 6 मीटर की ऊंचाई पर है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से हटाइए पॉइंट को तो नीचे 10 आएगा, 10 से 10 को काटिए। अब बचा क्या? 98 को 6 से गुना करना है, 8 को 6 से करेंगे 48 हो जाएगा, 8 बचेगा लास्ट में, कैरी है 4, 9 को 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54 और 4 58। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, अरे इस क्वेश्चन को बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये तो वाट में है, ये खत्म, ये वाट में है, ये खत्म। आपका 2 ऑप्शन बचेगा, एक में 578, एक में 588। तो यहाँ आपको फिर सॉल्व करना पड़ ही जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जब एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर
ऊपर की ओर फेंका गया तब भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची और इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में होगी, क्या होगी। अब देखिए ये है हमारा धरती, धरती से एक वस्तु को फेंका गया h ऊंचाई तक, तो बोल रहा है कि ये वस्तु अगर h/4 तक आ जाए, मान लीजिए अभी इसका वैल्यू 100 मीटर है, ठीक। फिर बोला है कि 100 मीटर का 1/4 यानी कि 25 मीटर तक आ जाएगा, तो 25 मीटर तक आ जाएगा। अगर यहाँ तक आ गया ये, ठीक है, यहाँ तक आ गया तो इसमें क्या हो सकता है, तो बताइए। ऊंचाई अगर कम हो गया तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। और टोटल ऊर्जा जो है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार से टोटल ऊर्जा नियत रहना है, ठीक, उसमें चेंज नहीं होना। तो अगर स्थितिज ऊर्जा घट गया है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक। एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, अब ध्यान रखिएगा, दोनों साथ ही साथ चलता है, दोनों जोड़ी है। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है तो क्या होता है भाई, उसमें m होता है, g होता है, h होता है, तीनों का गुणनफल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प के रिक्त स्थान को प्रतीक करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा, देखिए जैसे हम यहाँ से किसी वस्तु को फेंकें, जैसे इसका ऊंचाई बढ़ता जाएगा तो ऊंचाई बढ़ता जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ता जाएगा, ठीक है। ऊंचाई अगर बढ़ता गया और फाइनली मान लीजिए कि यहाँ पहुँचा, तो ऊंचाई बढ़ता गया है तो कौन सा ऊर्जा बढ़ेगा, स्थितिज ऊर्जा। और घटेगा क्या, गतिज ऊर्जा, क्योंकि ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी साथ साथ चलता है। ये अगर बढ़ा है तो ये घटा होगा, तो देख लीजिए। तो बोला कि स्थितिज ऊर्जा खाली स्थान तो बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है इसमें, पहला ऑप्शन बढ़ती है और घटती है हो जाएगा, और तीसरा ऑप्शन, दोनों ऑप्शन सही है आपका, ए और सी। अब रेलवे ने सी ऑप्शंस को माना है, पता नहीं क्या उसका दिमाग चलता है, दोनों जगह जगह सेम ही ऑप्शन है, तो कौन सा सही होगा, दोनों सही होगा, ठीक है, ए और सी दोनों सही है। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। तो अगर हम बात करें इसमें, इस क्वेश्चन में 378 नंबर क्वेश्चन है, 378 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा कि जब एक वस्तु को मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। अगर यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ से हम गिरा रहे हैं, गिरते गिरते जब यहाँ आएगा एक बिंदु पर पहुँचेगा, धरती को छूने से जस्ट पहले इसकी गतिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 379 नंबर। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है, तो बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बंदूक की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और क्वेश्चन से, एक वस्तु जो है सो पहले गति में था, स्लाइड होता गया, स्लाइड होता गया, ठीक। एक मिनट ऐसे देखिए, मान लीजिए ऐसे करके एक वस्तु एक सतह पर रखा हुआ है और नीचे है स्प्रिंग, ठीक, नीचे स्प्रिंग, ये गति करके आएगा वस्तु यहाँ और इस पे गिर जाएगा और फाइनली इस पे आ जाएगा। इस पे जब आ जाएगा तो ये स्प्रिंग दब जाएगा, ऐसे बन जाएगा कुछ, दब के यहाँ आ जाएगा। तो बोला कि ये जो दबा है उसका मान कितना होगा, इसको x मान लेते हैं हम। तो हो क्या रहा है, जब ये वस्तु गति करते हुए जा रहा है तो इसमें कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। अब जैसे ये वस्तु इस पे गिरेगा, स्प्रिंग पे गिरेगा, तो इसको दबाएगा, तो दबाएगा तो स्प्रिंग, दबा हुआ स्प्रिंग जो रहता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, जो कंप्रेस किया हुआ स्प्रिंग रहता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो इसमें होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और स्प्रिंग में जो स्थितिज ऊर्जा होता है, स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी आता है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इसको कहते हैं, वो होता है 1/2 kx², ठीक। यहाँ k क्या है, स्प्रिंग स्थिरांक कहते हैं इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा किसका, गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा के, स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा के, ठीक है। क्योंकि जो गतिज ऊर्जा है वही कन्वर्ट हुआ उसमें, इसके पास कुछ ऊर्जा होगा ना जी, ये जो स्लाइड कर रहा है इसके पास गतिज ऊर्जा है और ये इसको आके दबा देगा तो स्प्रिंग में आ जाएगा कौन सा ऊर्जा, स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है,
1/2 mv²। और स्प्रिंग वाला क्या होता है, स्प्रिंग स्थिति ऊर्जा का 1/2 kx²। ठीक है, ये 1/2 से 1/2 कट गया। अच्छा, m है द्रव्यमान हमारा, द्रव्यमान का वैल्यू कितना दिया है 12 kg। ठीक, और v का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, अच्छा k का वैल्यू दिया हुआ, देखिए इसको ध्यान से देखिए कितना है, k का वैल्यू कितना दिया है, तो k का वैल्यू आपका है 10,000 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, गतिज घर्षण से बल का यहाँ कोई यूज नहीं है, तो आ जाएगा k का कितना 10,000, और एक्स स्क्वायर इसको निकालना है। ठीक, देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 × 16 डिवाइड बाई 1000, 10,000। इसको काटा कुटी कीजिए, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा अंडर रूट में 12 × 16 बटे 10,000। ठीक, तो ये फाइनली जो आंसर आएगा आपका 5.5 सेंटीमीटर होगा लगभग। अब ये मैथ का पार्ट है, आप इसको कर सकते हैं, 4 को बाहर कर दीजिए, 12 16 को बाहर कर दीजिए, 4 बन जाएगा, 10,000 को 100 बन जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग में आएगा कितना 5.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 381 नंबर क्वेश्चन। ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल के चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है। रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होगा क्या उसमें, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, रासायनिक का यहाँ केमिकल का बात ही नहीं आ रहा है। ठीक है, गतिज ऊर्जा होगा गतिकरण से, आंतरिक ऊर्जा होगा कुछ ऊंचाई पर अगर कोई आदमी बैठा होगा तो उसमें कौन सा आंतरिक ऊर्जा भी होगा। उष्मा भी उत्पन्न होता है, जब टायरों के बीच घर्षण होता है तो भी उष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, ये बहुत सारे पार्ट हैं साइकिल के, तो उसमें भी घर्षण होता है तो वहाँ से भी उष्मा का उत्पन्न होगा, तो रासायनिक ऊर्जा नहीं आएगा। ए नंबर ऑप्शन सबका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट कुछ देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है द्रव्यमान है, मास के बारे में जानना है कुछ। निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने से परिवर्तित नहीं होता है। मान लीजिए आप 60 किलो के हैं, एक जगह पे खड़े हैं, आप कहीं दूसरे जगह पे चल गए, 2 किलोमीटर चल के आप दूसरे जगह पे चल गए, तो आपका क्या चेंज नहीं होगा, तो द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका। ठीक, वजन चेंज होगा, आप चांद पे भी चल जाते हैं तो आपका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, किसी भी ग्रह पे चल जाते हैं तो भी आपका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका वजन चेंज होगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण से भी चेंज होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगर जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट कीजिए, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 383, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है। न्यूटन के गति के पहले नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो ये रेस्ट करता रहेंगे साहब जब तक कि कोई इस पर बाहरी बल ना लगे। ठीक है, इंसान भी ऐसे ही हो गया है, जब तक उसको प्रेशर नहीं आता तो तक वो काम नहीं करता है। तो आप लोग पढ़ लीजिए, थोड़ा सा एग्जाम नज़दीक है। तो ऑप्शन को देखते हैं अब, जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी शुरू हो जाती, धीमी हो रही शुरू हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है। और रॉकेट लॉन्च करना है तीसरा नियम का, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों पीछे की ओर झटका लगता है। तो ये है ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसे न्यूटन के प्रथम नियम जो है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम है, इसे जड़त्व का भी नियम कहते हैं, इसे गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम के अनुसार से क्या कहता है कि जो वस्तु अगर विरामावस्था में है, अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगा, अगर कोई समान वेग से चल रहा है तो वैसे ही चलना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। ठीक है, इसे जड़त्व का भी नियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एक आदमी अगर बस में बैठा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, वो बैठा हुआ है और वैसे ही रहना चाहता है, लेकिन जैसे बस चलती है तो व्यक्ति क्या होता है पीछे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, पीछे की तरफ मूव कर जाता है। तो ये जड़त्व के गति के कारण से होता है, सॉरी जड़त्व स्थिर जड़त्व के कारण से होता है। किसी कारण से, स्थिर जड़त्व के कारण से, स्थिर जड़त्व के कारण। ठीक, अच्छा एक चीज़ और आता है कि अगर कोई बस के साथ कोई आदमी मोशन कर रहा है, बस जो अचानक ब्रेक लगा दिया, तो आदमी पे ब्रेक थोड़ी लगाता है, ब्रेक लगाता है किस पे, बस पे। तो आदमी में तो मोशन आ चुका है, वो उसी मोशन में रहना चाहता है, लेकिन जैसे हम ब्रेक लगाते हैं बस पे, आदमी को भी रुकना पड़ जाता है, तो थोड़ा समय के लिए आदमी आगे की तरफ झुक जाता है। ये किसके कारण से होता है, जड़त्व के गति के कारण से। ठीक, तो ये दोनों का आप कारण समझिएगा। अगर अस्थिर अवस्था में रहेगा तो स्थिर जड़त्व के कारण, अगर गति में रहेगा
तो गतिज जड़त्व के कारण, जड़त्व के गति के कारण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो गति बदलता है जगह के अनुसार से, समय भी बदलता है, त्वरण भी बदलता है, द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं आता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से कौन सी है? तो जड़त्व मापने की इकाई कौन सा है? द्रव्यमान है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां झड़ पेड़ से अलग हो जाती है, किसी कारण से होता है? या जड़त्व के कारण से होता है। ठीक है, वो स्थिर अवस्था में रहना चाहता है पेड़, लेकिन जैसे हम उसमें बल लगाएं, बाहरी बल, तो हिल जाएगा। ठीक, और उसके बाद गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? जड़त्व का मापन कहलाता है। ठीक, जड़त्व किस पे डिपेंड करता है? मास पे और रेडियस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का समीकरण F के बराबर होता है, तो F बराबर ma होता है। ये कहाँ से आता है F बराबर ma? न्यूटन के गति के दूसरे नियम से ही हमको फॉर्मूला मिलता है बल का। ठीक, बल को देखिए, अब 3 क्वेश्चन आता है। पहला नियम जो है क्या करता है? बल को परिभाषित करता है। बल को परिभाषित करता है। सेकंड नियम क्या है? F = ma यानी कि फॉर्मूला देता है। और तीसरा नियम क्या है कि अगर दो वस्तु है तो एक दूसरे पर बल लगाएगा, ये जितना जोर से इसको मारेगा उतना ही बल से इसको मारेगा, दोनों का बल बराबर होगा, लेकिन बल का दिशा जो होगा सो अपोजिट होगा। ठीक है, तो अब इस तीनों चीज़ को ध्यान रखिए। तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल का परिभाषा कौन नियम में दिया गया? तो ये पहला नियम में, न्यूटन के पहला नियम में। बल का फॉर्मूला जो है F = ma कौन नियम में दिया गया? द्वितीय नियम में। अब बल का तीसरा जो है सो बोला कि दो वस्तु रहना चाहिए, इसमें कंपलसरी दो वस्तु रहना चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीज़ को ध्यान में रखिए। वस्तु के जड़त्व में निम्न में से किससे मापा जाता है? द्रव्यमान से। बिल्कुल सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होती, इसलिए एक अदिश राशि है। अब पूरे चारों ऑप्शंस को पहले पढ़िए, जो उसके लिए सबसे सटीक होगा वही आंसर होगा। ठीक है, बाकी जो पहला दिया है कि द्रव्यमान दिशाहीन होता है, ये सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन आप सटीक देखिए इसमें कौन सा है। रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है। सी कहता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता है। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही द्रव्यमान का परिभाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? तो द्रव्यमान बटे आयतन क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। घनत्व बोले तो डेंसिटी। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बटे वॉल्यूम। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? ठीक, तो ये क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। ठीक, वही बोला है, घनत्व बराबर द्रव्यमान और प्रति इकाई आयतन। ठीक, क्या बन जाएगा? घनत्व बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। द्रव्यमान किस में होगा बताइए? केजी में होगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, केजी वाला ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। या तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि भार = mg। भार कितना दिया है? 200। m का वैल्यू निकालना है, g का वैल्यू 10, 0 से 0 कट गया तो m का वैल्यू कितना आ गया? 20 kg। ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट यूनिट से निकालिए। बल बटे त्वरण क्या कहलाता है? तो ये द्रव्यमान कहलाता है। कैसे? न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, तो निकालना क्या है आपको? द्रव्यमान अगर निकालना है तो त्वरण को नीचे ले आइए, तो बल और ये त्वरण इधर आ जाएगा नीचे। त्वरण बराबर क्या हो गया? द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 395, निम्नलिखित में से कौन से त्वरण के मान को गुरुत्वीय के कारण प्रभावित नहीं हो सकता है? ठीक है, किसके कारण से? तो ये द्रव्यमान के कारण से प्रभावित नहीं हो सकता है। ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। किसी पिंड का द्रव्यमान इसके त्वरण के मान को
गुरुत्व के कारण से प्रभावित नहीं होता है। यही कारण है कि जब अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है तो उन पर समान त्वरण कार्य करते हैं। ठीक है, त्वरण से उसका कोई लेना देना नहीं है, द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? तो लगाइए, भार बराबर क्या होता है? एम गुने जी। एम पूछा है, जी का वैल्यू 9.8 ले लेते हैं। भार कितना है? 450, और जी का वैल्यू मास तो निकालना है, जी का वैल्यू 9.8। तो 450 को अगर हम 9.8 से भागा करेंगे तो यहाँ से मास निकलेगा। एक और ऊपर भेज देते हैं, इसको 0 हो जाएगा 4800। और इसको अगर काटा कुटी खींचेगा तो कितना है? 45। अगर हम 45 से काटते हैं तो ये 100 आता, सॉरी अगर हम 100 से काटते हैं तो ये 45 आता। ठीक है, अगर हम 98 की जगह 100 आता तो काटने के बाद कितना आता है? 45। ठीक, तो इसका मतलब 45 के आसपास ही आंसर होगा। 100 से नहीं काट रहे हैं, कम से काट रहे हैं, तो 45 से ज़्यादा आंसर आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नहीं तो इसको आप छोटा करके भागा कर सकते हैं। एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, अधिक गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, द्रव्यमान कितना होगा? इसको भी वही करना है। भार कितना है? 980, दिया जाएगा m इंटू ए, एम इंटू जी। तो भार है 980, m आ गया, जी का वैल्यू कितना? 9.8। तो मास का वैल्यू कितना आ जाएगा? 980 बटे 9.8। पॉइंट को ले जाएंगे ऊपर, एक जीरो हो जाएगा, 98 से 100 बार में कट जाएगा। तो इसका वस्तु का भार जो कितना है? 100 kg। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को देखते जाइए, काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड है। किसी ऑब्जेक्ट का खाली स्थान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है सो नियत होता है और स्थान बदलने पर द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिंड का संवेग 50 kg मीटर पर सेकंड है और वेग 5 मीटर पर सेकंड है। पिंड का द्रव्यमान कितना है? तो संवेग बराबर कितना होता है? आप इस फॉर्मूला को, तो जितना फॉर्मूला आपको बता दिया गया है आप उसको एक कॉपी में लिखिए और फिर फिर उसको याद कीजिए, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। ठीक है, संवेग बराबर क्या होता है? मास इंटू वेग। तो संवेग कितना दिया वो 50, द्रव्यमान निकालना है हमको तो m हो जाएगा, और वेग कितना दिया है? 5। वेग कितना दिया है? 5। तो 5 से गुना कर दीजिए, 5 से 50 10 बार में कट जाएगा। तो मास का वैल्यू कितना आ गया? 10 kg। अब इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, फार्मूला याद करना जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 400 नंबर क्वेश्चन से, यदि बल F और त्वरण ए दिया हुआ है तो वस्तु द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो F इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? तो एम ए, द्रव्यमान निकालना, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F बटे, द्रव्यमान निकालना ना, m निकालना हमको, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F बटे ए। तो F बटे ए कौन सा ऑप्शन से? देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज यही रहेगा हमारा ये 9वां पार्ट है। अगर आप पिछले पार्ट को नहीं देखे हैं तो पिछले पार्ट को देखिए, आपको आने वाले एग्जाम में, कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, और जितने भी फार्मूला बताया गया, फार्मूला को आप एक जगह नोट कर लें और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके ग्रुप डी एग्जाम में कम से कम 6 से 8 न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे फिजिक्स से, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो जितने वीडियो दिखाया गया है वीडियो को देखें, आपको हेल्प मिलेगा वहाँ से। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड जय